साल 2 साल के अंदर जब नई नई नौकरी किसी की लगती है, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जो एक लायबिलिटी बन जाती हैं काफी लंबे समय तक? क्रेडिट कार्ड नंबर 1 मिस्टेक होता है। आपको 10 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनको शौक पूरे करने हैं, सैलरी से पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह के पर्सनल लोन लेने से बचे। तीसरा, मैं कहता हूँ अर्ली एज में होम लोन। जब सैलरी मिलती है तो इस रेशियो में उसको डिवाइड करें कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, चलिए मिसलेनियस भी ऐड कर देती हूँ, तो किस तरीके से उसको हम डिवाइड करें रेशियो वाइज? 4 स्टेप होता है जब भी आप कमाते हो किसी भी जरिए से। तो एक होता है अर्न, आप पैसा कमा रहे हो। दूसरा स्टेज होता है सेव। तीसरा स्टेप होता है इन्वेस्ट एंड फोर्थ स्टेप होता है एक्सपेंस। मतलब आप पहले कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और जो बच गया उसको खर्च करो। आदमी क्या करता है, पहले वाले से सीधा लास्ट वाले को सेकंड नंबर पे रखता है। कमाओ, खर्च करो। अगर कुछ बचा तो सेव कर लो और कुछ बच गया तो इन्वेस्ट कर लो। तो तीसरे चौथे का नंबर ज्यादातर लोगों की लाइफ में आता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, आप अपने पैसे को उस जगह पर डालते हो जहाँ पैसा खुद ब खुद नया पैसा कमा के लेके आता है। क्या इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट में ना 3 फैक्टर हमेशा ख्याल में रखिए, रिस्क, रिवॉर्ड, लिक्विडिटी। एक तबका अभी भी ऐसा है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी सोचते हैं कि सुनार की दुकान पे दिवाली के आसपास जाकर के आपने 2 चेन खरीद ली, आपने कड़े खरीद लिए। गोल्ड कैसा गोल्ड? फिजिकल गोल्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो फीलिंग है उसके साथ। तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। फिक्स डिपॉजिट को आप एक इन्वेस्टमेंट कितना कारगर देखते हैं? सबसे भरोसेमंद साथी, सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो एफडी है। आपके अकॉर्डिंग मिडिल क्लास क्या है? हर वो आदमी मिडिल क्लास है जिसके कुछ ना कुछ सपने अधूरे हैं। ट्रेडिंग को एक आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, एक ट्रेडर और एक जुआरी में ना बहुत थोड़े का ही फर्क होता है। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली किसके लिए है? जब आपके पास बड़ा पैसा है तो बड़े रास्ते खुलते हैं, जब छोटा पैसा है तो छोटे ही रास्ते खुलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पैसा डूबने से बहुत डरते हैं। डरता वही आदमी है जिस चीज को उसकी जानकारी नहीं होती है। अच्छा, एक ऐसी फाइनेंशियल आदत जो आप कहें कि किसी पर्सन को उसमें परिवर्तन, एक हैबिट है ऐसी, बाइंग हैबिट्स अपनी चेंज करें। ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद जो एक सिनेरियो बना हुआ है उसमें गेम चेंजर की तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये विजिट देखी जा रही है, क्या कहेंगे? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन में फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और भारत की इकोनॉमी पर बात करने के लिए एक बहुत ही जाना माना नाम, चेहरा हमारे साथ हैं, जो एक ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग फाइनेंशियल एजुकेटर हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, और इसी के साथ साथ इनकी किताब अभी हाल ही में रिलीज हुई है, द रियल रिच, तो ऑथर भी हैं। सागर सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति जी। आप जब इस चेयर पे बैठे हैं सागर जी, तो मुझे लगता है कि थंबनेल देख करके ही लोग इतने इंट्रीग हो गए होंगे कि क्या अब नई बात होने वाली है फाइनेंसेस को लेकर के, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं आपकी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी रीच है। चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वो सारी बातें आप पहले ही कर चुके होते हैं। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि ऐसी बातों पे, ऐसे विषयों पे बात करें जो कि एक कॉमन आदमी, कॉमन मैन को इम्पैक्ट करती हो। देश की जो अर्थव्यवस्था है इस वक्त, उस पर क्या कुछ नया एक दृष्टिकोण, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं देश भर में, तो उन पर किस तरीके से बातें करें। लेकिन ये सारी बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि जो आपकी जर्नी है, एक फाइनेंशियल एजुकेटर, एक एंजल इन्वेस्टर, और आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी किताब भी लिखी है, ये जर्नी कैसे, कब और कहाँ शुरू हुई? ये जर्नी एक्चुअली ना, मैं शुरुआत से फिनेंस की इंडस्ट्री में नहीं हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था, जहाँ पर प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना मेरा काम हुआ करता था। बट हाँ, फिनेंसेस में मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी। मतलब गलतियाँ जैसे, बहुत अर्ली एज में मैंने होम लोन ले लिया, होम लोन की लायबिलिटीज में फंसा। शौक बड़े थे, एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी, परिवार का लड़का जब नई नई नौकरी लगती है तो बचपन से जो दबे अरमान होते हैं कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, और पापा नहीं दिलवा पाते हैं क्योंकि बजट का इशू होता है। तो बचपन से जितने दबे अरमान थे कि ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, तो पहली नौकरी जब लगती है तो भले सैलरी छोटी हो, सब खरीदा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड नाम का एक हथियार भी हाथ में आ चुका था। तो क्रेडिट कार्ड के कर्जे में भी डूबे, होम लोन भी लिया अर्ली एज में,
अच्छा, क्रेडिट कार्ड के कर्जों से बाहर निकलने के लिए पर्सनल लोन लेकर के भी उसको खत्म अच्छा। किया। अच्छा, पर्सनल लोन जब लेकर के क्रेडिट कार्ड खत्म किया तो एक दूसरा लोन भी ले लिया फिर। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, मतलब फाइनेंसेस में मैंने करे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, सीखता गया, समझता गया। अपनी गलतियों से मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। फिर एसआईपी किसी ने बताया, म्यूचुअल फंड किसी ने बताया, फिर मैं करने लग गया, तो मेरी वजह से लोग मुझसे पूछते थे क्या होता है, क्यों करता है, क्या करता है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पे भी बताया जाए। तो यूट्यूब पे बताने लग गया, अपनी गलतियों से सीखे हुए लेसन्स मैं लोगों के साथ शेयर करने लग गया। लोगों को पसंद आने लग गया, क्योंकि लोगों ने भी वो गलतियां कर रखी थी जो मैं कर रहा था। बस इस तरीके से जर्नी फिर आगे बढ़ती चली गई। और फिर आपके वीडियोस को इतना प्यार मिला कि ये सोशल मीडिया पे अब ट्रेंड करते हैं कि किसी को भी फाइनेंसेस के बारे में कहीं पर कुछ भी इशू होता है, ये एसआईपी सही है, ये म्यूचुअल फंड ठीक है, तो सागर सिन्हा एसआईपी वीडियो। वो ऊपर वाले की कृपा है। आपने बोला कि कई ऐसी मिस्टेक्स की थी मैंने नई नई नौकरी लगते ही, तो ऐसी कौन सी, मतलब इसी बात को मैं अगर आगे आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं, ऐसी कौन सी 3, ज्यादा नहीं 3, अक्सर साल 2 साल के अंदर जब नई नई नौकरी किसी की लगती है, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं जो एक लायबिलिटी बन जाती हैं काफी लंबे समय तक किसी भी पर्सन पर? सबसे पहली चीज शौक। शौक बुरे नहीं है, इंसान एक बार धरती पे आया है, इसी जन्म में सारे शौक पूरे करने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि शौक पूरे करने के लिए पहले औकात बनाना जरूरी होता है। अगर बैंक में बैलेंस है तो शौक बिल्कुल पूरे कीजिए, लेकिन शौक पूरे करने के लिए अगर कर्जा लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है, तो फिर जिंदगी जल्दी बदतर होने वाली है। क्रेडिट कार्ड, जैसा मैंने भी कहा, क्रेडिट कार्ड नंबर 1 मिस्टेक होता है। हर नौकरी लगने वाले को आज के समय में क्रेडिट कार्ड इसलिए चाहिए क्योंकि उसके खर्चे उसकी सैलरी से पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है। किसी का भी क्रेडिट कार्ड लेने का पर्पस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से क्रेडिट कार्ड चाहिए या अलग अलग फायदे जो क्रेडिट कार्ड के होते हैं उसके लिए चाहिए। नहीं, आपको 10 में से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनको शौक पूरे करने हैं, सैलरी से पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्रेडिट कार्ड चाहिए। और कर्जे के जाल में फंसने का ये पहला स्टेप क्रेडिट कार्ड से शुरू होता है। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, मैं आज के समय में अपने सारे खर्चे, मैक्सिमम खर्चे क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, उसके फायदे एंजॉय करता हूँ आज के समय में। लेकिन नए नए टाइम पे, नए नए समय में लोग इसकी वजह से नहीं लेते क्रेडिट कार्ड। तो नंबर 1 क्रेडिट कार्ड। दूसरा, किसी भी तरह के पर्सनल लोन लेने से बचे, चाहे वो पर्सनल लोन आपको घर का फ्रिज खरीदने के लिए चाहिए, आईफोन खरीदने के लिए चाहिए, टीवी खरीदने के लिए चाहिए, उससे बचें। तीसरा, मैं कहता हूं अर्ली एज में होम लोन। होम लोन एक ऐसा ट्रैप है आज के टाइम में। होम लोन हम लोग कब लेते हैं? नौकरी चाकरी लगी, हमारे पड़ोसी ने एक बढ़िया से सोसाइटी में घर ले लिया है, जिसमें स्विमिंग पूल भी है, जिसमें क्लब भी है, जिसमें जिम भी है। वो आ करके अपने 4 दोस्तों के बीच बताता है और हमको भी मन करता है हमारा भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हम किसी प्रॉपर्टी वाली वेबसाइट पे रजिस्टर कर देते हैं, उधर से ब्रोकर का फोन आने लग जाता है, ब्रोकर कहता है सर जल्दी ले लो, प्राइस कल से बढ़ने वाला है। अच्छा, कल नहीं बढ़ेगा तो परसों तो बढ़ ही जाएगा। अब इस दिक्कत ये होती है कि हमको डर लगने लग जाता है, अरे सैलरी हमारी इतनी बढ़ेगी नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए आज ही कर लो किसी तरीके से। चाहे घर के पापा से पैसा मांग लो, ससुर जी से पैसे मांग लो, दोस्तों से पैसे मांग लो, चाहे डाउन पेमेंट देने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़े, ले लो, लेकिन बुक कर लेते हैं। क्योंकि गाँव में हम लोग गाँव के लोग हैं, गाँव में बताने में अच्छा लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ क्लब है, वहाँ जिम है। तो एक ये ट्रैप होता है। अच्छा, उससे पहले का भी एक ट्रैप होता है, कार का भी ट्रैप होता है, बाइक का भी ट्रैप होता है। तो वो सारे ट्रैप में नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब जिस चीज की हमें पूरे करने की औकात नहीं है, मतलब उतना पैसा बैंक में नहीं है, लेकिन मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, चाहे बाइक का हो, गाड़ी का हो, आईफोन का हो, घर का हो, सब ट्रैप है। लेकिन जब पैसा है सब अच्छा है, फिर सब करो। आपने क्रेडिट कार्ड के लिए बोला कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्रेडिट कार्ड आपने नंबर 1 बताया है, नंबर 1 ट्रैप है ये। तो क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन तब लेना चाहिए, मान लो अगर आपको 1 लाख रुपए का खर्च करना है महीने का और 1 लाख रुपए आपके बैंक में रहते हैं पूरे महीने, तब क्रेडिट कार्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि अच्छा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप खर्च करते हो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को लंबे समय तक इकट्ठा कर करके आप एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकते हो, आपके पैसे बचते हैं। क्रेडिट कार्ड लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको लाउंज फ्री मिलता है, रेलवे स्टेशन पे लाउंज फ्री मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के कपड़े कई बार सस्ते आपको पड़ जाएंगे, पेट्रोल भरवाओ तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो इन सब चीजों के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है।
लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना वो बुरा है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको अपने अकाउंट में। वो मिनिमम बैलेंस आप कितना बता रहे मैं हैं? कहता हूँ जितना पैसा आपके बैंक में है आप उतना ही क्रेडिट कार्ड से खर्च करो। खर्च कर। अगर उससे एक्सीड कर रहे हो आप फिर गड़बड़ है, फिर कर्जे का ट्रैप शुरू होगा आपके लिए। और समस्या ये है ना स्मृति जी कि ये जो कर्जे का ट्रैप जब शुरू होता है ना, इंसान को 2, 3, 4 साल 5 साल तक एहसास ही नहीं होता, वो मजे मजे में निकाल देता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक फीचर आपको देता है मिनिमम पेमेंट। अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल आया है और 1 लाख रुपए भरने के पैसे नहीं है तो 5,000 रुपए मिनिमम ड्यू पूरा करके आप निकल जाओगे। नए नए आदमी को ये लगता है कि 5,000 रुपए पे कर दिया तो 1 लाख रुपए में से मेरा 5 लाख रुपए कम हो गया, 95,000 रुपए बैलेंस बचा। लेकिन हमें बाद में समझ में आता है ऐसा नहीं है। जो 5,000 रुपए हमने पे कर दिया, अरे वो गया पानी में है, वो 1 लाख वहीं का वहीं खड़ा है। फिर अगले महीने अगर 5,000 रुपए मिनिमम ड्यू हम पे कर भी दें, वो भी गया पानी में, वो 1 लाख वहीं का वहीं खड़ा है। ये 3, 4, 5 महीने बाद हमको समझ में आता है कि हम जो मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं वो सब पानी में जा रहा है, वो कहीं भी हमारे आउटस्टैंडिंग को कम नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये समस्याएं हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा हथियार है, मैं भी यूज करता हूँ, पैसे बचाने के काम में आता है। लेकिन अगर तरीका गलत है, अगर आपके सेविंग अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा का आप खर्च करते हो, फिर बर्बादी का द्वार है ये। हाँ, तो जैसे कि बात होती है एआई की, मतलब मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। जैसे बात एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो अलग अलग, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट है एक्सट्रीम राइट है कि भाई बहुत अच्छा है या तो बहुत खराब है। लेकिन एआई को अगर हम ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन करें अपने बेनिफिट के लिए, उससे एजुकेशन के लिए करें, तो वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एजुकेशन तो नहीं हो सकता, सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर उसका हम अनड्यू, जैसे चैट जीपीटी हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनको कॉपी पेस्ट करके अपनी चीजें करने शुरू कर दिए, तो आपका पहली बात है कि यहाँ से आप खाली होने लग जाएंगे। कोई भी चीज दुनिया में स्मृति से जो चीज बनती है ना तो उसका पर्पस अच्छा ही होता है, अच्छा होता है, लेकिन इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अब जैसे आईफोन की बात ले लो आप, मैं कहता हूँ अर्ली एज में बच्चों को आईफोन, भैया उतना शौक पूरे करने के लिए आईफोन से बच के रहो। लेकिन वहीं कोई 18 साल का ही लड़का है, वो आईफोन लेने का पर्पस उसका शो ऑफ करना नहीं है, वो चमकाना नहीं है। उसका आईफोन लेने का पर्पस ये है कि कैमरा क्वालिटी अच्छी है, अच्छे रील्स बनाने हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उसको वीडियो अपलोड करना है ताकि वो कल को कमाई का जरिया बना सके। तो आईफोन लेना फिर अच्छा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ ना, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके लिए खर्चा नहीं है उसके लिए। लेकिन ज्यादातर लोगों का पर्पस क्या होता है? कॉलेज में लड़कियों को इंप्रेस करना है, लोगों को दिखाना है, दोस्तों में चमकाना है। सिंबल हो गया वैसे आईफोन, स्टेटस सिंबल, ये कुछ चीजें स्टेटस सिंबल हो गया है। अरे स्टेटस सिंबल भी तब हो जब स्टेटस है। अब कॉलेज के लड़कों का या नए नए लोग जो 20, 25, 30 हजार की नौकरी लगी है, आपका स्टेटस है क्या? पहले स्टेटस बना तो लो। अरे ढंग की कमाई करो, ढंग का घर लो, सोसाइटी में एक नाम बनाओ, फिर स्टेटस सिंबल ऐड करो ना, तो सच में स्टेटस बनता है। लेकिन आपने स्टेटस अभी बनाया नहीं है और स्टेटस सिंबल ऐड करने में लगोगे, बर्बादी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। स्टेटस की जब मैं बात करूं तो उसकी स्टेटस पहले बनाओ। तो उसके लिए जैसे आपने बोला 20 पर नई नई नौकरी लगी है, ठीक है, मतलब ये चलिए एज ग्रुप में रखती हूँ कि 22 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक का मैं ये ब्रैकेट रख करके आपसे सवाल कर रही हूँ। ऐसे में जब सैलरी मिलती है, जब पेचेक मिलता है, जब अकाउंट में पैसे आते हैं, तो इसको किस तरह से, किस रेशियो में, हालांकि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ समझाई हुई है कई बार, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ समझना चाहूँगी, किस रेशियो में उसको डिवाइड करें कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, चलिए मिसलेनियस भी ऐड कर देती हूँ, तो किस तरीके से उसको हम डिवाइड करें रेशियो वाइज? देखिए 4 स्टेजेस होते हैं, एक आप मिस कर गए। 30 साल के इर्द गिर्द एक इंसान के शादी होने का टाइम आ जाता है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आ जाता है, तो वो जो 22, 23, 24, 25 ये जो सालों में आपने पैसे कमाए होते हैं या सेव किए होते हैं, कहीं ना कहीं कुशन का काम करते हैं तब वो। देखिए 4 स्टेज होता है, मैं कहता हूँ 4 स्टेप होता है जब भी आप कमाते हो किसी भी जरिए से। तो एक होता है अर्न, आप पैसा कमा रहे हो, दूसरा स्टेज होता है सेव, तीसरा स्टेप होता है इन्वेस्ट एंड फोर्थ स्टेप होता है एक्सपेंस। मतलब आप पहले कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और जो बच गया उसको खर्च करो। आदमी क्या करता है, पहले वाले से सीधा लास्ट वाले को सेकंड नंबर पे रखता है। कमाओ, खर्च करो, अगर कुछ बचा तो सेव कर लो और कुछ बच गया तो इन्वेस्ट कर लो। तो तीसरे चौथे का नंबर ज्यादातर लोगों की लाइफ में आता ही नहीं है, वो खर्चे में ही सब कुछ निकल जाता है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा कर दिया ना, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर मान लो ईएमआई पे फोन ही ले रखा है, आईफोन ले रखा है, हाँ 10 तारीख को ईएमआई उसकी जाती है। अब आपकी जब सैलरी आएगी ना, तो सैलरी आते ही मन में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली प्लानिंग आपकी होगी कि 10 तारीख को मेरी ईएमआई जानी है। उसके बाद ही आप सारे खर्चे प्लान करोगे। मैं कहता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी एसआईपी को
उस ईएमआई की तरह क्यों नहीं लेते हम? जी। अगर मेरी 10 तारीख को एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जानी है तो मैं उसको सबसे पहले प्लान करूं कि मेरा सैलरी आया, 30,000 रुपये सैलरी आई, मेरी 5,000 रुपये की एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जानी है, सबसे पहला ख्याल अगर वो है, उसको मैंने अलग कर दिया, बाकी सारी चीजें अगर मैंने करी, जिंदगी फिर संवर जाएगी। फिर बस थोड़ा सा स्टेप चेंज करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। एक और सागर जी, जो कंफ्यूजन होता है अक्सर, खासकर ये जो नए नए बच्चे जो कमाना शुरू करते हैं, नौकरी लगती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत ही कॉमन, मुझे लगता है आपको भी क्वेश्चन आता होता है, होगा। बिल्कुल होता है। तो इसको आप बताइए ना, इसको कैसे समझूं? देखिए, सेविंग क्या होता है, जो पैसे हमारे पास आए उस पैसे में मैं कितना बचा पा रहा हूँ। अगर मेरी 30,000 रुपये की सैलरी है तो मैं 5,000 बचा पा रहा हूँ, 10,000 बचा पा रहा हूँ, 3,000 रुपये बचा पा रहा हूँ। तो पहला तो बचाओ, पहले तो अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा सरप्लस मनी आ जाए। वो सरप्लस मनी आ गया तब हम डिसाइड करते हैं कि उसको एसआईपी में डालूं, पीपीएफ में डालूं, एफडी में डालूं, किधर डालूं, स्टॉक्स में डालूं, तब डिसाइड करता हूँ। सेविंग का मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सारे खर्चे प्लान करने के साथ साथ ये देख लिया कि मेरा बच कितना रहा है, बच गया अपने पास ले आया मैं, अब उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ ढकेलूंगा मैं। बस इतना सा फर्क है। सेविंग आपके पैसे को बढ़ाता नहीं है, आपके पैसे को ग्रो नहीं कराता। सेविंग का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो 3% के आसपास आपको सालाना अगर इंटरेस्ट मिलता है, 6% महंगाई बढ़ रही है तो आपका पैसा हर साल घट रहा है, ठीक है। तो सेविंग करो, लेकिन सेविंग करते ही तुरंत उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ निकाल दो। इन्वेस्टमेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, आप अपने पैसे को उस जगह पर डालते हो जहां पैसा खुद ब खुद नया पैसा कमा के लेके आता है। मैं कहता हूँ आप चाहे घर में अकेले रहते हो लेकिन फिर भी आपके घर में कमाने वाले 2 लोग होते हैं। समझिए इस बात को, अगर आप घर में अकेले भी रहते हो फिर भी आपके घर में कमाने वाले 2 लोग होते हैं। कैसे? क्योंकि एक तो आप कमा ही रहे हो, दूसरा आपका पैसा भी कमाता है। आपने अगर 10,000 रुपए बचा करके ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर दिया, सर 1 साल बाद अगर वो 10% ही रिटर्न दे पा रहा है तो अगले साल 10% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पैसा किसकी वजह से आया? हमारी वजह से नहीं, वो जो पैसा हम हर महीने डाल रहे थे उसकी वजह से आया। अगर मेरा 10,000 रुपए या 5,000 रुपए का मंथली इंस्टॉलमेंट 20 साल बाद, 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए बन जाता है तो वो 1 करोड़ का कॉर्पस मैंने अपनी मेहनत से नहीं बनाया, मेरे पैसे ने अपनी मेहनत से बनाया। मैं तो अपना एक्टिवली काम करके जो सैलरी या बिजनेस करके जो पैसे कमा रहा हूँ तो कमा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पैसे को भी मैंने काम पे लगा दिया। जो पैसा हर साल 10% सीएजीआर, 15% के सीएजीआर से एक्स्ट्रा पैसा कमा के लाता जा रहा है, लाता जा रहा है। मतलब एक आपकी हो गई एक्टिव अकाउंट, सैलरी जो आप कमा रहे हैं, एक आपका पैसिव मनी जो जनरेट हो रहा है। यस, अपने पैसे को मैं कहता हूँ काम पे लगाइए। आपका पैसा भी पैसा कमाना चाहिए। चलिए, इसमें हालांकि मेरा सवाल दूसरा है, लेकिन इसमें जैसे कि आपने बोला पैसा पैसा कमाए, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में हो गया, वो सब कितनी कारगर होती है? बहुत कारगर है। देखिए, एक बैंक में पैसा रखा है, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया है मेरी नॉलेज के हिसाब से कि इस वक्त बोला जाता है जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो जमीन, रियल एस्टेट में जमीन का है। आप फ्लैट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप जमीन की बात है, क्योंकि कहते हैं जमीन सोना उगलता है, ये बात बहुत पुरानी चली आ रही है। तो एक तो ये वाली बात कि आप किसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मानेंगे कि आज से अगर 25 साल बाद मैं सोचूं कि मैंने वो वहाँ पे एक प्लॉट ले रखा है, अब तो खैर जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जो अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आए। ज़मीन आज भी कहीं पर भी अगर आपने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया हुआ है वो उतना ही पैसा जनरेट करेगा कि आप 25 साल बाद आराम से अपनी ज़िंदगी उसको बेच बाच के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आपसे पूछूं, क्या इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट में ना 3 फैक्टर हमेशा ख्याल में रखिए, रिस्क, रिवॉर्ड, लिक्विडिटी। आपने रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा सुना होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क देखो, रिवॉर्ड देखो। मैं कहता हूँ लिक्विडिटी भी देखो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उस इन्वेस्टमेंट को क्या एनी टाइम आप बेच करके अपना पैसा वापस ले सकते हो क्या? जमीन वहां फेला जाता है। देखिए, जमीन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जमीन आपको मोटा कैपिटल भी मांगता है। अब आज के टाइम में जो आदमी 20-25 हजार रुपये महीना कमा रहा है, अरे 2,000 रुपये वो बचा पा रहा है, वो जमीन नहीं ले सकता, इतनी जल्दी नहीं ले पाएगा, है ना। लेकिन वो एसआईपी कर सकता है, अगर वो गोल्ड का इंस्टॉलमेंट दे सकता है, वो जमीन नहीं ले सकता। जमीन आपको एक साथ मोटा पैसा मांगता है। अच्छा, अगर वो कर पाते हैं तो जमीन बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दुनिया में म्यूचुअल फंड अनलिमिटेड बनेंगे, जमीन अनलिमिटेड नहीं है। भगवान ने जितनी जमीन धरती पे बना दिया है उससे 1 इंच भी जमीन को एक्स्ट्रा नहीं बना सकता।
तो सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ती ही रहनी है, तो इसका प्राइस बढ़ते रहना ये तय है। लेकिन बात वही है कि आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, प्लस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूं मैं। लिक्विडिटी कहने का मतलब कल को आपको अगर अचानक किसी इमरजेंसी की वजह से पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या आप एक रात में जमीन बेच करके पैसा ला पाएंगे? नहीं, मुश्किल है। जमीन बिकने में महीना या कई बार अगर लोकेशन ठीक नहीं है तो शायद साल भी लग जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में तीनों चीजों का ख्याल रख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। रिवॉर्ड कितना बड़ा है, मतलब रिटर्न कितना बड़ा मिल सकता है, रिस्क कितना है, क्या ये रिटर्न घट भी सकता है क्या, अच्छा लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, मैं क्या किसी भी टाइम पे इसको बेच के निकल सकता हूँ क्या, तो ये ख्याल करके अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड और एसआईपी पे मैं आपसे बात करूंगी। आपने गोल्ड की भी बात, जो हम बोल रहे थे, गोल्ड की भी बात करें कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको आप तुरंत बेच करके भी, क्योंकि आपकी तीनों फैक्टर्स फुलफिल हो जाएंगे। गोल्ड कैसा गोल्ड, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड, या आपका जो आपके बैंक में आप हर महीने जो पैसे कटा करके आप एक एसेट, गोल्ड एसेट क्रिएट करते हैं, वैसा? देखिए, हम भारतीय लोग ना इमोशनल लोग होते हैं और सोने से हमारा कुछ खास लगा होता है। जब तक हाथ में देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, मजा नहीं आता, फील नहीं आता कि ये सोना है हमारा है। और हमारे घर की बहनों और माओं का अगर सोने का ख्यालात पूछे तो फिर तो उनको जेवर चाहिए हाथ में, बिस्किट भी नहीं चाहिए। तो खैर, फिजिकल गोल्ड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो फीलिंग है उसके साथ। लेकिन समस्या ये है फिजिकल गोल्ड के साथ, अगर आपके पास थोड़े बहुत सोना है तो रख लो घर में, लेकिन कमाई में थोड़ी अच्छी है, ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी बन गई है, तो आप घर में कितना ही सोना रख पाओगे, डर लगेगा चोरी चकारी ना हो जाए। तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डिजिटल गोल्ड में भी एक समस्या है। अभी रिसेंटली बिरला ग्रुप के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, हैकिंग हुई थी। हालांकि उन्होंने यूजर को उतना पैसा दे दिया, रिकवरी करा दी थी, यूजर को कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन एक शंका तो आ गई ना, डिजिटल गोल्ड भी हैक हो सकता है। तो मैं कहता हूँ गोल्ड में बेस्ट एसेट है ईटीएफ। आप या तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा मैं नीचे कैटेगरी पे रखता हूँ ईटीएफ के ऊपर। कारण ये है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो कहने का मतलब कमीशन वाला पार्ट जो उनको जाता है फंड मैनेजर को। ईटीएफ में कमीशन भी बहुत कम जाता है। तो ईटीएफ को मैं, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है किसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ख्याल से, तो गोल्ड ईटीएफ को इन्वेस्ट मानता हूँ। हाँ, गोल्ड ईटीएफ को आप गले में नहीं पहन सकते चेन बनवा करके, लेकिन ये है कि सोने को ट्रैक करता हुआ रहता है। सोना अगर बढ़ेगा तो आपके गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी, अगर वो गिरेगा तो आपके गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू भी गिरती है। समझा देता हूँ अगर कुछ लोगों को नहीं पता हो गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। दरअसल होता क्या है, ये जितनी स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं ना, अगर उनको 1 किलो गोल्ड का ईटीएफ बना करके बेचना है, क्योंकि ईटीएफ क्या है, वर्चुअल है, हम थ्रू डीमैट अकाउंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो अगर 1 किलो गोल्ड का ईटीएफ बना करके उनको बेचना है, तो मान लो एचडीएफसी ये कर रही है, तो एचडीएफसी को पहले 1 किलो सोना खरीदना पड़ता है। 1 किलो सोना वो अपने पास रखती है, तब जाके उस 1 किलो सोने का वो ईटीएफ बना करके बेचती है। तो लोगों को कई बार सवाल ये आता है कि जो कंपनी में हम ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं, कल को पैसा लेके भाग गई तो? ऐसा नहीं होता। जितना का ईटीएफ उन्होंने रिलीज करा है ना मार्केट में, उतने का फिजिकल गोल्ड उनके पास होता है। या तो उनके पास होता है या फिर जिनके पास होता है उनसे वो किसी तरीके से कोलैबोरेशन करते हैं। मतलब ईटीएफ इज बैक्ड बाय रियल गोल्ड। ओके, हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग कि ईटीएफ में, ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, अगर एक पर्सन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो ईटीएफ गोल्ड इज द बेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वही चीज है कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की जो बात है ना सागर जी, ये कोविड के बाद से इसमें तेजी आई, क्योंकि कोविड से पहले बातें होती थी, जैसा मैं आपसे पहले बोला था, साइलोज में बातें होती थी। लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे इस एस्पेक्ट पे। लोग अगर देखते थे या समझना चाहते थे तो चलिए आप थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ देख ली, पॉलिटिक्स देख ली, ये देख ली, हाँ बजट आ रहा है जब, तो बजट के बारे में थोड़ी बहुत आपने 1 फरवरी को देखा खोल करके टीवी, जो चीज़ें हैं, कॉमन मैन क्या है, मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट, वो चीज़ें वैसे होती थी। लेकिन कोविड के बाद से इस पर तेजी से एजुकेशन को लेकर के कि किस तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। क्लासरूम, मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि वर्कशॉप्स आप लोगों को बोला जाता होगा कि आप बच्चों की भी वर्कशॉप लें, ताकि वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं और एक एज के बाद इंडिपेंडेंस जो फील होता है वो जल्दी करें, अपने डिसीजंस अच्छे से, अपने पैसे को सही तरीके से हैंडल करना आता हो। लेकिन ऐसे में जो अभी भी एक ऐसा तबका है ना जिसको इतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप जैसे जो मैसिव फॉलोअर्स वाले लोग हैं वो लोग भी ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि हर तबके के लोगों को आसान भाषा में समझाना
हो जाए, ताकि सब समझें, सब अपने पैसे को बेहतर निवेश करें। ऐसे में एक तबका अभी भी ऐसा है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी सोचते हैं कि सुनार की दुकान पे दिवाली के आसपास जाकर के आपने 2 चेन खरीद ली, आपने कड़े खरीद लिए, अच्छा क्योंकि अब दिवाली है, क्योंकि जो कंडीशनिंग है ब्रेन की, चलिए महिलाओं के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसा इन्वेस्टमेंट मानते हैं? जो बना बनाया जो चेन, जैसे आपने कहा बिस्किट वगैरह नहीं समझ में आता है। देखिए, जो ज्वेलरी होता है ना, इसको आप मोर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम समझिए, इसको इमोशन आप ज्यादा समझिए, है ना। घर की औरतों के लिए स्पेशली गहना एक इमोशन होता है, एक मेमोरी होती है। शादी में ये गहना मिला था, बर्थडे पे ये मिला था, मौसी ने ये दिया था, मौसा ने ये दिया था, वो एक याद होता है। इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा हल्के कैटेगरी में मैं इसलिए देखता हूँ उसको, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी जब आप गोल्ड से बनाते हैं ना, वहाँ मेकिंग चार्ज लगता है। बिल्कुल, मैं इसी पे बात करवाना हाँ, चाह रही थी आज के समय में आपसे। अगर आप बड़े सोनार के पास जाओ, तनिष्क वनिष्क के पास जाओ, तो वहाँ मेकिंग चार्ज 10-12% नहीं होता, 20%, 30% और समटाइम 40% भी होता है। तो सोचिए, 1 लाख रुपए के सोने पर आप 40,000 रुपए मेकिंग चार्ज आप दे करके आए, कल को कभी बेचने की नौबत आ गई तो वो 40,000 तो आपका एप्रिशिएट नहीं होता है, वो 1 लाख वो रुपए एप्रिशिएट होगा। अब 1 लाख रुपए सोच के देखिए, अगले साल अगर 10% भी बढ़ गया तो अगले साल वो 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन जो 40,000 आप पहले दे के आए उसका क्या मतलब? आप अगले साल भी भले ही 10% गोल्ड बढ़ा, फिर भी आप नेगेटिव में हो, क्योंकि आपने सरप्लस पैसा पहले ही पे कर दिया है। तो आपको सरप्लस में आने में जब तक आपका मेकिंग चार्ज भी वापस ना आ जाए कि गोल्ड इतना एप्रिशिएट हो जाए, मतलब एक नॉर्मल आदमी गोल्ड से हो सकता है कि 2 साल में इन्वेस्टमेंट मोड में आ जाए, उसका पैसा सरप्लस में आ जाए, आपको आने में 10 साल लग जाए, क्योंकि आपने मेकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे करके रखे हैं। तो ज्वेलरी में बस दिक्कत ये है कि आप मेकिंग चार्ज जो पे करते हो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो टोटल एक्सपेंस है, खर्चा है। मगर मुझे लग रहा है हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत लोगों का जो महिलाओं का भी दिल टूटेगा, उन लोगों का भी दिल टूटेगा जो ये सोचते हैं कि हम हर साल इतना गोल्ड खरीदते हैं, इतनी ज्वेलरी खरीदते हैं, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। महिलाएं कभी भी कहाँ इन्वेस्टमेंट सोच के खरीदती है? मैं तो अपने घर में देखता हूँ, कभी इन्वेस्टमेंट का ख्याल ही नहीं आता। पुरुष तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसमें इस साल इनको ये दिला दिया, चलो इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, घर पे कुछ ना कुछ। पुरुष तो तसल्ली कर लेते हैं। तसल्ली। अच्छा, फिक्स्ड डिपॉजिट को कहा जाता है कि ओल्ड स्कूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मुझे जितना मेरी याददाश्त में है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर आज भी इस पर एक अलग जोर होता है कि ये श्योर शॉट आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन समय जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स आ गए, SIP आ गए, स्टॉक मार्केट अपना एक अलग है। पहले थोड़ा सा लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते, अब स्टॉक मार्केट में भी आगे बढ़ चढ़ गए करते। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट को आप एक इन्वेस्टमेंट कितना कारगर देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ। मान लो जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी वजह से, किसी तरीके से परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अचानक से आपको अचानक से बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, और उतना पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में डला हुआ है। शनिवार को रात को 12 बजे आपको हॉस्पिटल में पे करना है पैसा, शनिवार को रात को 12 बजे। सर, कौन सा इन्वेस्टमेंट से आप पैसा निकालोगे? म्यूचुअल फंड से आप नहीं निकाल सकते शनिवार को रात को 12 बजे। म्यूचुअल फंड से आप तभी रिडीम कर सकते हो जब मार्केट खुला हो, और वो भी आज अगर रिक्वेस्ट डालोगे तो अगले मार्केट डेज में आपको आएगा। मतलब अगर फ्राइडे को रिक्वेस्ट आपने करी है तो आपको मंडे पैसा मिलेगा, वीकेंड में आपको पैसा नहीं मिलता। क्या जमीन बेच करके आप तुरंत रातों रात पैसा ले लोगे? नहीं ले सकते। क्या गोल्ड बेच करके रात को 12 बजे कर पाओगे? कोई सुनार की दुकान खुला ही नहीं है, क्या करोगे आप? लेकिन अगर आपके बैंक में FD है ना, तो रात के 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी 1 बटन के क्लिक पे पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो कुल मिलाकर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि FD की अपनी एक जगह है, उसकी जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता। FD को मैं कहता हूँ इमरजेंसी फंड। हर किसी की जिंदगी में एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और इमरजेंसी फंड किस पर्पस के लिए? कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को अचानक जरूरत पैसे की आ सकती है, उस वक्त FD ही काम आएगा। सबसे भरोसेमंद साथी, सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो FD है, जो रात बेरात कभी भी काम आता है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट आपको कहेंगे मैं कल मिलूंगा, मैं मंडे को मिलूंगा, मैं ट्यूसडे मिलूंगा, ये तुरंत आता है। जैसे कहते हैं ना, सोसाइटी में आपका जो पड़ोसी होता है वो सबसे पहला दोस्त होता है आपका, क्योंकि कल को रात को जब जरूरत पड़ती है ना, आपका रिश्तेदार कितना भी खास हो,
आपका एक बहुत जिगरी यार है जो 10 किलोमीटर दूर रहता है, एक पड़ोसी है जिससे आपकी खटपट खटपट होती रहती है हमेशा किसी न किसी बात पे, लेकिन रात को जब जरूरत पड़ेगी ना तो सबसे पहले वो पड़ोसी है, साथ देगा। वो एफडी है। एफडी आपको बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा, आप नाराज हो एफडी से, अरे 7% क्यों दे रहे हो, अगला मुझे म्यूचुअल फंड 12-15% दे रहा है। एफडी कहता मैं उतना नहीं दे सकता, लेकिन रात को जब जरूरत पड़ेगी ना सबसे पहले मैं ही आऊंगा। वो एफडी है। आई थिंक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये। अच्छा, एक सागर जी एक और चीज़ पूछूं, क्योंकि एफडी ना हमेशा अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह रखता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जब मैं मिडिल क्लास की बात करती हूँ, हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसको लेकर के अलग अलग एजुकेट करने के तरीके आ रहे हैं। अगर मैं ब्रैकेट्स की बात करूँ, आपके अकॉर्डिंग मिडिल क्लास क्या है इनकम वाइज? और जब मिडिल क्लास क्या है मैं पूछती हूँ तो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मिडिल क्लास, हर वो आदमी मिडिल क्लास है जिसके कुछ ना कुछ सपने अधूरे हैं, जो कुछ खरीदना चाहता है, बजट की वजह से नहीं खरीद पाता, घर की जरूरतों की वजह से नहीं खरीद पाता, जो अपने माँ बाप को शायद दुनिया का हर सुख देना चाहता है, पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं दे पाता, बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में डालना चाहता है, बजट धोखा दे जाता है इसलिए नहीं डाला पाता, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को हर तरह का सुख दुनिया घुमाना चाहता है, बस बजट बीच में आ जाता है, वो मिडिल क्लास है। सैलरी भले 10 लाख हो, अगर आप अपने परिवार के लिए सब फिर भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने खर्चे इतने पाल रखे हैं, मिडिल क्लास हो फिर। लेकिन एक आदमी अगर 50,000 भी कमा रहा है, वो 40,000 में अपने परिवार को हर वो सुख दे पा रहा है जो परिवार उससे चाहता है, मैं कहता हूँ फिर वो मिडिल क्लास कहाँ है? वो तो अंबानी से ज्यादा सुखी हो गया। अंबानी की भी कुछ ख्वाहिशें अगर हो सकती है, मैं नहीं जानता उनको, अगर उस जैसे आदमी को भी अपने परिवार की कुछ ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं होगा, एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर ऐसा है और 50,000 रुपए वाला कमाने वाला अपने परिवार की हर जरूरत, हर शौक को पूरा कर पा रहा है, तो फिर वो मिडिल क्लास कहाँ रहा? हाँ, ये तो इमोशनल टर्म पे, लेकिन अगर फाइनेंशियल टर्म पे बात करें तो आज के समय में ना, अगर मेट्रो सिटीज में आदमी रहता है, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रहता है, 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी एक एवरेज जिंदगी जी पाता है। एवरेज जिंदगी कहने का मतलब बस वो जरूरतें पूरी कर पाता है, वो बड़े ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकता, वो बड़ी लग्जरी कार एंजॉय नहीं कर सकता, महंगे घर में नहीं रह सकता, तो इतनी कमाई है आपकी कि आप सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हो, तो आप मिडिल क्लास हो। लेकिन जरूरत से ऊपर की चीजें पूरी कर पाते हो तो फिर तो आप मिडिल क्लास से ऊपर हो। और मैं कहता हूं कि जब आपके शौक, खर्चे पूरे करने के बाद, शौक पूरे करने के बाद भी, पूरे करने के लिए भी आपके पास पैसे हैं, तब आप मिडिल क्लास नहीं हो, तब आप मिडिल क्लास से ऊपर आ चुके हो। क्योंकि शौक की कोई सीमा नहीं है, आप जिस लेवल के शौक पूरे करते चले जाओ, बिना अपने बैंक बैलेंस को हिलाए, बिना कोई लोन लिए, बिना क्रेडिट कार्ड का सहारा लिए, आप मिडिल क्लास रहे नहीं फिर। मगर तब भी मैं सागर जी आपसे पूछूंगी, अगर कोई ब्रैकेट में समझना चाहे फाइनेंशियली, आप कैसे डिफाइन करेंगे इन 3 कैटेगरीज को, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास? बड़े शहर में अगर कोई है तो 1 से 2 लाख रुपए अगर वो कमा रहा है तो वो मिडिल क्लास है। छोटे शहर में अगर कोई है, जैसे मैं लखनऊ, पटना, इन सब शहर की बात करूं, 50,000 से लाख रुपए अगर कोई कमाता है तो वो मिडिल क्लास है। और बड़े शहर में अगर कोई 20-25 हजार रुपए कमा रहा है तो वो लोअर मिडिल क्लास आप कह सकते हो। लेकिन छोटे शहर में वो मिडिल क्लास की कैटेगरी में भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन किस तरह के शहर, किस तरह के गांव में वो आदमी रह रहा है, उसके खर्चे, लाइफस्टाइल का खर्चा कितना है। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल का खर्चा कंपैरेटिवली एक ऐसे पर्सन से जो टियर 2 सिटी में रह रहा है या टियर 3 सिटी में रह रहा है, उससे तो बहुत ही ज्यादा होंगे उस पर्सन के खर्चे। हाँ, और खर्चे तो सैलरी भी उतनी ही होगी, ये तो एक रेशो होता ही है कि सैलरी भी ज्यादा होगी। तो जितनी सैलरी मेट्रो सिटी में रहने वाले एक पर्सन को मिलती है वो तो टियर 2 को नहीं मिलेगी। नहीं, बिहार के भागलपुर में अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसके घर का रेंट होगा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में अच्छे खासे बड़े घर में वो रह रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको घर का रेंट देना पड़ेगा 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, अगर वो ठीक ठाक घर चाहता है तो। ठीक है, तो बढ़ गया ना उसका खर्चा। कमाई दोनों में 1 लाख है, लेकिन यहाँ दिल्ली में रहना आपका खर्चा ज्यादा मांगता है, वहाँ खर्चा कम मांगता है। और लाइफस्टाइल मेंटेनेंस उसके बाद। हाँ। अच्छा, अगर यही मिडिल क्लास का पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करे
सैलरीड पर्सन जिसकी हर महीने पेचेक या सैलरी अकाउंट में आ रही है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और गोल्ड, इन 4 में से उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और क्या बोला आपने? स्टॉक मार्केट और गोल्ड। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट ना, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, रिस्क, रिवॉर्ड और लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है जी। अब जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। डाइवर्सिफाइड कहने का मतलब मैं अपना सारा पैसा एक बकेट पे नहीं डालने वाला, एक जगह इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आप ये मान के चलो हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कब 4 दिन के लिए बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 5 दिन के लिए बंद हो जाए, कुछ भी क्लाइमेट आ जाए भैया, फिर क्या करोगे? इमीडिएट पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलवेज अपना पैसा बांट के रखें, थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टॉक में, थोड़ा सा एफडी में, हमेशा पैसा बटा हुआ होना चाहिए। वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब ये मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सागर जी, जब बात होती है स्टॉक मार्केट की, तो अक्सर इसे देखा जाता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है उसके लिए एक वायबल ऑप्शन माना जाता है। आप इससे अग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल। आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आपके पास ज्यादा रिटर्न कमाने के कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। एक एग्जांपल जैसे आप बताऊं, आप इसको ऐसे समझिए, वो 10 करोड़ का पूरा फ्लोर है, 20% का एप्रिसिएशन हो गया 2 साल बाद। 2 साल बाद ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन हम चलो 20% ही ले लेते हैं। वो 10 करोड़ का 12 करोड़ हो चुका है ना। आपने पैसे कितने दिए? 1 करोड़ रुपए। एप्रिसिएशन उस पर कितना हुआ है? 2 करोड़ एक्स्ट्रा। आपने 1 करोड़ देकर के 2 करोड़ और कमा लिए, मतलब 200% से ज्यादा आपने कमा लिए। 200% से ज्यादा आपने कमा लिए 2 साल में। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? गोल्ड दे देगा, एसआईपी दे देगा? नहीं दे देगा। लेकिन ये कब अवेलेबल हुआ? ये बिल्डर के साथ आपको थोड़ी सी डील ऐसी करनी पड़ती है कि भैया ये फ्लोर पूरा मैं ले रहा हूं इतने के लिए और इतने टाइम तक मैं ही रखूंगा। अगर बिल्डर के साथ आपकी ऐसी डील हो पाती है तब ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन कंडीशन इसके लिए कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसा है तो फिर तो बहुत ऑप्शन है। लेकिन जब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली किसके लिए है? आप ऐसे पर्सन के लिए जिसके पास पैसा ज्यादा है, या एक एवरेज जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए कितना वायबल ऑप्शन है स्टॉक मार्केट? देखिए, स्पेस कोई भी हो इन्वेस्टमेंट का, जब आपके पास बड़ा पैसा है तो बड़े रास्ते खुलते हैं, जब छोटा पैसा है तो छोटे ही रास्ते खुलते हैं। एक मूवी आई थी बाजार, सैफ अली खान की, आपने देखी है क्या? उस मूवी में सैफ अली खान एक डील कर रहा होता है, तुम्हारी कंपनी के इतने इतने स्टॉक में इतने प्राइसेस पे खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है इतने नहीं, इतने दूंगा। वो कहता है नहीं, मैं इतना ही दे पाऊंगा। तो एक बड़ा सा अमाउंट का स्टॉक छोटा सा पैसा दे करके वो खरीद लेता है। हाँ, छोटा सा मतलब बड़ा ही अमाउंट होता है, लेकिन वो अपनी मर्जी के प्राइस पे उसका बड़ा स्टॉक खरीदता है। क्या ये काम मिडिल क्लास कर सकता है? रिलायंस का स्टॉक आज अगर 2,500 रुपए का है, क्या मैं रिलायंस का स्टॉक अपनी मर्जी से अंबानी से नेगोशिएट करके 2,000 के प्राइस पे खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। वो जब तक 2,000 का खुद नहीं आएगा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप बल्क में खरीदना चाहते हो, बैठो डायरेक्ट अंबानी के साथ, करो नेगोशिएट। वो 2,500 का स्टॉक 2,000 में देगा अगर आप नेगोशिएट कर पाए तो। अच्छा, अगर 2,500 की चीज आपको 2,000 में मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी बड़ी हो गई ना कमाने की। तो सब खेल पैसे का है, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे स्टॉक मार्केट पे हो। बड़ा पैसा लेके बैठो और अपनी मर्जी से नेगोशिएट करो, अपनी मर्जी के दाम पे चीज खरीदो। ऐसे में एक एवरेज सैलरी वाला पर्सन वो अपने आप को कहाँ पाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, 2,000, 5,000, 10,000 की एसआईपी आपको करनी है, और वो एसआईपी में आपको जो म्यूचुअल फंड खरीदेगा, फंड मैनेजर जो स्टॉक्स खरीदेगा, वो उसी प्राइस पे खरीदेगा जो सबके लिए अवेलेबल है। आपके लिए कोई अलग से डील नहीं है। अलग से डील उसी के लिए है जो टेबल पे बड़ा पैसा लेके बैठता है। ऐसे में लोगों का रुझान ना ट्रेडिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा हो गया है। लोग कोडिंग सीख रहे हैं और अपना जो रेगुलर जो नौकरी है उसको छोड़ करके सुबह उठ करके रेडी होकर के किसी कैफे में बैठे दिख जाएंगे। वो क्या करें जी, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और पहले थोड़े थोड़े पैसे से फायदा होना शुरू होता है, फिर एक हर चीज का रिस्क फैक्टर तो होता है, लेकिन दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट सो मच। तो उनको लगता है कि यार इससे ज्यादा पैसा जो मैं अपनी सैलरी महीने की उठाता हूँ तो मैं ट्रेडिंग करके कमा लेता हूँ। तो ट्रेडिंग को एक आप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, एक ट्रेडर और एक जुआरी में ना बहुत थोड़े का ही फर्क होता है। हालांकि ट्रेडर एक बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, फुल टाइम आप बिजनेस की तरह ले सकते हो। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, कमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस होता है एक जुआरी और ट्रेडर में। मैं कई लोगों से ऐसे मिलता हूँ जिसका पोर्टफोलियो लाल है, नेगेटिव है, 1 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिर क्यों कर रहे हो?
सर एक ही ट्रेड जिस दिन अपना चल गया ना, वो सारे लॉस को रिकवर कर देगा। ये ट्रेडर की भाषा नहीं होती, ये जुआरी की भाषा है। कसीनो में आदमी खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, इसी उम्मीद से खेलता है कि एक बार जीतूंगा और सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। ये जुआरी की भाषा है, ट्रेडर की भाषा ही नहीं होती। ट्रेडर की भाषा होती है कभी लॉस कभी प्रॉफिट। अगर लॉस लगातार सब्सिक्वेंट हो रहा है तो वो सीखेगा कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहीं वो कुछ गलत कर रहा है तभी वो बार बार लॉस कर रहा है। अदरवाइज प्रॉफिट तो वो कमाता, क्योंकि ट्रेडिंग इन स्किल, सीखने की चीज है वो, खुद में बदलाव करने की चीज होती है, मेंटालिटी बदलने की चीज होती है, डिसिप्लिन करने की चीज होती है खुद को। अगर ये सारी चीजें कर पाओ तो आप एक ट्रेडर हो। लेकिन जो पहले वाला मैंने बोला वो मैक्सिमम लोगों की जुबान पे आपको यही सुनने को मिलेगा, वो जुआरी की भाषा होती है। तो आज के टाइम में जितने स्टॉक मार्केट ट्रेडर या क्रिप्टो ट्रेडर हैं, ट्रेडर कम रह गए हैं, जुआरी ज्यादा है। क्या लाइफ है इनकी? क्या लाइफ है मींस? मतलब ये जो करियर है, जिसको ये अपॉर्चुनिटी करियर की, किसकी इस करियर की क्या लाइफ है एक ट्रेडर के करियर की? मतलब मैं अभी दूसरे जो एस्पेक्ट है उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक एज अ ट्रेडर अगर कोई अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है तो वो अपने करियर को कहाँ देखता है? मेरा एक दोस्त है 10-12 सालों में, मेरा एक दोस्त है, वो कंप्यूटर के पार्ट्स में डील करता है। कुछ टाइम पहले उसने बताया कि रैम बहुत सस्ते मिल रहे हैं, 2 महीने बाद रैम के प्राइसेस डबल होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही 1.5 करोड़ रुपए के रैम मंगा लिए हैं। मैंने पूछा तेरे को कैसे पता 2 महीने बाद डबल होने वाले हैं? अरे भाई अभी चाइना में ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस उसने बताए और पता चले कि 2 महीने बाद ये डबल होंगे। अच्छा 2 महीने बाद सच में डबल हुए? फिर उसने 2 महीने में डबल का मुनाफा कमाया। अच्छा वो रैम बेच रहा है, वो कंप्यूटर पार्ट्स बेच रहा है, क्या आप उसको जुआरी कहोगे क्या? नहीं, बिजनेस कर रहा है। कोई ये माइक बेच रहा है, कोई ये सोफा बेच रहा है, कोई चेयर बेच रहा है, क्या आप उसको जुआरी कहोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस कर रहा है। लेकिन क्या बिजनेस में हमेशा लॉस होता है क्या, या हमेशा ही प्रॉफिट होता है क्या? दोनों की गारंटी नहीं है। लेकिन क्या 2 महीने में जैसे उसने डबल कर लिए पैसे, हर आदमी डबल कर पाता है क्या? नहीं ना। ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे समझते हो, आप मार्केट यानी कि कंज्यूमर को कितने अच्छे समझते हो, मार्केट सर्कमस्टेंसेस को कितने अच्छे समझते हो कि ग्लोबल इकोनॉमी या क्या क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट पर क्या, आपके धंधे पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, उसको कितने अच्छे से समझते हो। ये सारी चीजें अगर अच्छी समझ में है तो एक धंधे वाला किसी भी धंधे में हो, कुछ भी बेच रहा हो, वो अच्छा धंधा निकालेगा। सेम ट्रेडर के साथ है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको टेक्निकल्स की अच्छी समझ है, मार्केट की एनालॉजी समझ में आती है, उधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट अगर आपको समझ में आता है, ये समझ में आता है कि कब बिटकॉइन या कब कौन सा स्टॉक भागेगा, ये पहले से आपको समझ में आता है, आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, आप पैसे कमा पाएंगे। ये एक स्किल है और ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप सीख सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो जैसे उस आदमी ने रैम बेच करके 2 महीने में डबल कमाया, कोई ट्रेडर भी 2 महीने में डबल कमाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन डिपेंडेंसी किस पर है? सीखने पर, स्किल पर। और ये सीखना, ये स्किल बनाना क्या मांगता है? समय। मैं वही कहने वाली थी, एक दिन की बात नहीं है, ये आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे लोगों को बहुत साल लग जाता है। एक परफेक्शन भी तो नहीं कहूँगी, करीबन इस ट्रेडिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में, वो हुनर डेवलप करने में। इसीलिए जो ट्रेडर्स का जो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इवॉल्व हो गई है कि आपने बोला जैसे बहुत एलीट और बहुत ही सुलझा हुआ शब्द है। लेकिन इवॉल्व इसलिए हुआ है ना क्योंकि एंट्री आसान है। दुनिया में कोई भी ना, आप देखो आईएएस का एग्जाम देने के लिए कितने लोग घुसते हैं? लाखों बच्चे होते हैं, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है उसके लिए, कोई भी घुस सकता है। लेकिन आईएएस बनते कितने लोग हैं? बहुत कम। बैरियर है वहां पर। आप ऐसी कोई भी चीज देख लो जहां पर एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी घुस सकता है, वहां मास मिलेगा आपको। ट्रेडिंग क्या चाहिए? 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो भैया 500-500 रुपए में ट्रेड हो जाता है। तो इतने छोटे से पैसे के लिए अगर ट्रेडिंग शुरू हो जाता है फिर तो घुसेंगे ना लोग, मास में घुस रहे हैं। लेकिन सवाल आता है पैसे कितने लोग कमाएंगे? वहां बैरियर है, स्किल की बैरियर है, कंसिस्टेंसी की बैरियर है, पेशेंस का बैरियर है। तो उस बैरियर के बाद कुछ लोग निकलेंगे। तो यानी कि कमाने वाले ट्रेडर बहुत कम निकलेंगे, जुआरी कैटेगरी वाले ज्यादा निकलेंगे। एक सवाल आपसे मैं और पूछूंगी, जो स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं, सॉरी ये सवाल मैं अभी ले रही हूँ इसको, बट ये रेलेवेंट है अभी भी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पैसा डूबने से बहुत डरते हैं कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूंगा या लगा दूंगी तो पता नहीं फ्रूटफुल रहेगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना क्या होगा, या 1-2 बार नहीं उनका मन मुताबिक चीज़ें हुई तो उन्होंने
गिव अप कर दिया। मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ कि सैलरी मिली है उसमें से इतना परसेंट मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो ऐसे लोगों को डर आ जाता है कि अब मैं स्टॉक मार्केट शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं बाकी और ऑप्शंस देख लेता हूँ, म्यूचुअल फंड्स देख लेता हूँ, एसआईपी देख लेता हूँ, बाकी जो ट्रेडिशनल है एफडी वगैरह ये सब चीज़ें देख लेता हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है, वो मुझे घबराहट होती है, मेरा पैसा फंस जाता है, डूब जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, डर हर उस जगह पर अप्लाइड है, डरता वही आदमी है जिस चीज को उसकी जानकारी नहीं होती है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो यूट्यूब पर बड़ा वायरल है, सोशल मीडिया पर। मुरली वाले हौसला आपने सुना भी होगा, बड़े मिलियन मिलियन में लोग फॉलो करते हैं। वो आदमी किसी भी सांप को ऐसे से पकड़ लेता है, मतलब सांप को आप उस सामने ले जाओ, पकड़ करके हाथ में घुमा करके कुछ भी कुछ कर देता है वो। मेरे जैसा आदमी, अरे मरे हुए सांप को भी मैं नहीं छू सकता। क्यों? मेरे में डर क्यों है? मुझे आता नहीं है सांप पकड़ना, सांप का नेचर मैं नहीं समझता। तो जब मैं सांप को जानता नहीं हूं तो मैं डरूंगा, वो सांप को जानता है तो नहीं डरता। जो आदमी मार्केट को जानता है, ये चलता कैसे है, स्टॉक्स को जानता है, स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे होता है, कंपनियां ग्रो कैसे करती है, गिरती कैसे है, ये जानता है, डर कम हो जाएगा उसका, या डर नहीं लगेगा उसको। तो सोल्यूशन एक ही है, आप मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चीजों को जानो, तब डर कम होगा। जब तक आप अज्ञान में हो, डरना लाजमी है। और जब तक डर रहेगा, बड़ा रिटर्न नहीं कमा पाओगे। अच्छा, बड़ा रिटर्न कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीखना ही पड़ेगा, और सीखने से ही डर जाएगा। तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज सीखना। डरना लाजमी है, पैसा बहुत मेहनत से कमाता है आदमी, डर लगना भी चाहिए, ऐसे ही किसी को नहीं दे देना। लेकिन हाँ, जब पूरी दुनिया कह रही है कि भैया पोटेंशियल है, तो सीख लो ना, सीख के देख लो। आपको अगर समझ में आता है तो डालना पैसे, नहीं समझ आता तो मत डालना। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिख करके आता है और एक स्टार बना होता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिख करके आता है। ऐसे में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि एक छोटा सा अमाउंट ट्राई करके देखते हैं, चलो एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में ट्राई करके देखते हैं, तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं कि यार ये तो बड़ा अनसर्टेन है। इसमें आप क्योंकि बहुत वोकल हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आपके अकॉर्डिंग ये कितना वाइबल एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हो सकता है एक कॉमन मैन के लिए? क्योंकि मैं इस वक्त जब बात कर रही हूँ, मैं मोस्टली एक मिडिल क्लास पर्सन की बात कर रही हूँ कि वो कैसे अपने आप को देखे नेविगेट करते हुए अपने पैसे को एक एसआईपी और म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए, एक चीज समझिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है? मतलब आपका पैसा मार्केट रिस्क के अधीन है। मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क ये है कि जो स्टॉक पर आप पैसा लगाने वाले हो, म्यूचुअल फंड पे लगाओगे तो अल्टीमेटली फंड मैनेजर किसी न किसी स्टॉक पे ही लगाएगा ना। अच्छा, ये स्टॉक क्या होते हैं? ये कंपनियों के शेयर होते हैं। अच्छा, ये कंपनियों के शेयर कब बढ़ते हैं और कब गिरते हैं? वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे गिरता है। अच्छा, या बढ़ता है तो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उसके शेयर बढ़ेंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि कंपनी हमेशा अच्छा ही बिजनेस करेगी? दुनिया का बड़ा से बड़ा बिलियनियर अंबानी भी हमेशा हर साल प्रॉफिट में नहीं होता। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में नहीं हो सकता, सिमिलरली हमेशा लॉस में भी नहीं हो सकता। तो जब प्रॉफिट होगा, वो स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि आपका पैसा अगर उस स्टॉक में है तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन कंपनी जब लॉस में है तो स्टॉक के प्राइस गिरेंगे, मतलब आपका पैसा उस स्टॉक में है तो वो पैसा घटेगा। तो इसीलिए कहा जाता है ये मार्केट का ऐसा ही बिहेवियर है कि कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। मतलब आपका पैसा कभी 100 रुपए का 110 रुपए हो जाएगा, कभी 100 रुपए का हो सकता है 98 रुपए रह जाए। ये दिखेगा आपको ऊपर नीचे होते हुए, और इसी को कहा जाता है मार्केट रिस्क। अगर आप इस मार्केट रिस्क को समझ रहे हैं तो आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, नहीं समझ रहे हैं तो बता दिया भैया मार्केट रिस्क के अधीन है आपका पैसा। उसने तो अपना काम कर दिया डिस्क्लेमर दे करके, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, ये जो क्रिप्टो और न्यू एज जो एसेट्स आए हैं, इसमें कितना परसेंट किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कोई अपने सैलरी का सोचे कि इतने प्रतिशत मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मैं एक मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड भी हो जाऊं कि अगर मेरा इतना पैसा डूब भी जाता है तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, या नहीं भी बढ़े, कुछ फ़ायदा भी ना हो, तो मैं एक रिलैक्स्ड एक कंडीशन में रहूं। देखिए, कोई भी चीज़ जब जितना बड़ा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है ना, उतना ही बड़ा रिस्क भी आ जाता है उसके साथ। जैसे आप जमीन के केस में देखिए, कई सारे ऐसे जमीन नहीं होते, अरे ये जमीन विवादित है इसलिए सस्ते में मिल रहा है,
लेकिन अगर इसका विवाद क्लियर हो गया ना तो एक झटके में ये जमीन इतने का हो जाएगा। अभी तो ये जमीन 10 करोड़ का मिल रहा है, लेकिन इसका विवाद अगर हट गया ना तो ये 100 करोड़ का हो जाएगा। अब सोच के देखिए, जिसने रिस्क लिया कि विवाद तो क्लियर हो ही जाएगा, मैं जानता हूं क्योंकि विवाद कोर्ट में ऐसा ऐसा चल रहा है, वो जानता है क्या विवाद है और उसको पता है कि विवाद हटेगा, वो 10 करोड़ लगा देगा। लेकिन 1 साल बाद जैसे विवाद हटा, अरे 10 करोड़ की चीज 100 करोड़ की बन गई, मतलब 10 टाइम्स जानकारी थी उसको। अच्छा, बहुत सारे लोग उस विवाद में पड़ेंगे नहीं, अरे विवादित जमीन है, 10 करोड़ अपना डूब जाएगा। क्रिप्टो का ना हाल कुछ ऐसा ही है। जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं, जानते हैं, वो समझते हैं कि ये विवाद हटेगा। मैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। विवाद हटेगा मतलब कल को रेगुलेट होगा, कल को चीजें अच्छी होंगी, सरकार भी फेवर करेगा, जो जानते हैं समझते हैं जी। लेकिन इसका मतलब मेरी ये नहीं भैया सरकार रेगुलेट कर ही देगी, डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर, सरकार की मर्जी मैं नहीं जानता, तो वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जिस चीज को लगता है कि नहीं यार कल को कुछ भी हो सकता है, डूब हो सकता है, बंद हो सकता है, वो नहीं करेंगे। अच्छा, चूंकि आज इसको विवादित जमीन की तरह आप देख रहे हो, यानी कि कल को अगर विवाद हटा तो भैया पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अच्छा, पास्ट रिकॉर्ड भी अगर आप क्रिप्टो का देखो तो एक एक साल में 1,000% बिटकॉइन ने रिटर्न दिया है। लेकिन साथ में ये भी देखो, एक एक साल में 80% 90% बिटकॉइन नीचे भी जाता है। तो आप अगर दोनों केस को समझ रहे हो, भैया नीचे भी 90% जाने का रिस्क है, ऊपर भी 100% आने का रिवॉर्ड है, क्या आप दोनों के लिए तैयार हो? तब बिटकॉइन बहुत अच्छा है, क्रिप्टो बहुत अच्छा है। अब आते हैं उस बात पर कि क्या एक नए आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आज अगर आप क्रिप्टो को ज्यादा जानते नहीं हो तो थोड़ा सेफ खेलो। सेफ खेलो का कहने का मतलब, हर महीने उतना अमाउंट आप निकालो अपने सैलरी से या इनकम से, जितना अगर डूब गया तो आपको तकलीफ ना हो। है, तकलीफ तो कोई भी पैसा जाने होता है, लेकिन ज्यादा तकलीफ ना हो, उतना पैसा आप डालो, निकालो। क्रिप्टो में डालना चाहिए आपको पैसा। मैं खुद ही कह रहा हूँ रिस्की है वो, लेकिन कल को अगर मिला ना तो इतना दे करके जाएगा, हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट SIP वाला उतना दे करके ना जाए, क्रिप्टो वाला दे करके चला जाए। अगर चला गया, भगवान ना करे चला गया, तो उतना जाएगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ जितना दुख ना हो उतना डालो, लेकिन डालो जरूर। इंश्योरेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेकर के बहुत अग्रेसिवली उसको बेचा जाता है। हर तरह के इंश्योरेंस बहुत अग्रेसिवली इस वक्त मार्केट में बिक रहे हैं। लेकिन किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस लेना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए ठीक है या ये इंश्योरेंस मेरे लिए अच्छा है? देखिए, इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, एक प्रोटेक्शन होता है जी। प्रोटेक्शन कहने का मतलब, आप अगर बाइक से चल रहे हैं तो जो काम हेलमेट करती है ना, वही काम इंश्योरेंस करती है। कार में जो काम सीट बेल्ट करती है ना, वही काम इंश्योरेंस करती है। कैसे? इसको आप ऐसे समझिए कि हमने अगर SIP कर रखी है, और SIP इस पर्पस से कर रहा हूं कि कल को मेरा SIP बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन 1 साल बाद जब आपने 1 ही लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है, भगवान ना करे जिंदगी ना रही, SIP कितना देगा? जितना 1 लाख हुआ है, जितना पैसा आपने 1 लाख डाला है उतना ही तो देगा, उससे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस की तरफ देखो, आपने अगर एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 1 करोड़ रुपए का, जिसका आप 10,000 रुपए देते हो सालाना, 1 साल में सिर्फ 10,000 रुपए दिया आपने, कल को भगवान ना करे जिंदगी ना रही, परिवार को कितना मिलेगा? 1 करोड़, क्योंकि इंश्योरेंस ही 1 करोड़ का था। तो SIP तो 1 करोड़ नहीं देगा, SIP तो उतना ही देगा आपको जितना आपका पैसा गया है उसमें, लेकिन इंश्योरेंस उतना पैसा देता है जितने का इंश्योरेंस आपने लिया है। तो इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट के लिए भी। क्योंकि जब जिंदगी जाती है ना, तो सिर्फ आदमी नहीं जाता, परिवार को सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं होता, जो पैसा वो आदमी कमा रहा था, जितने इन्वेस्टमेंट उसने कर रखे थे, सब जाता है। अब सोच के देखिए, अगर किसी के परिवार में किसी ने होम लोन ले रखा है, होम लोन की 40,000 रुपए EMI है, इंसान अगर चला गया, EMI तो फिर भी जाएगी ना बैंक को। परिवार 40,000 की EMI कहाँ से चुकाएगा? उसने जितनी SIP कर रखी होती है, सब SIP टूटते हैं उस वक्त। जितने गोल्ड में पैसे डाल रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे होते हैं, सब टूटता है उस वक्त। और वो सब कहाँ जाता है? कर्जे को चुकाने के लिए। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो कोई SIP नहीं टूटने देगा, वो कोई गोल्ड नहीं बिकने देगा, वो कोई स्टॉक नहीं बिकने देगा वो, क्योंकि इंश्योरेंस पैसा ही उतना लेकर के आएगा। तो इंश्योरेंस इसलिए मैं कहता हूँ ये प्रोटेक्शन है अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट ऑल फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब
इंश्योरेंस में ना एक चीज गड़बड़ ये होती है कि इसकी दो कैटेगरी है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है प्योर फॉर्म, मतलब उसका पर्पस ही सिर्फ लाइफ को इंश्योर करना है, जिसको टर्म इंश्योरेंस हम कहते हैं। लेकिन दूसरा मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स जो बेचते हैं वो सेविंग प्लस इंश्योरेंस होता है, जिसमें आप रिटर्न अगर आप देखोगे तो 6 से 7% का सालाना रिटर्न आपको मिलेगा, उससे ऊपर का नहीं। उसका प्रीमियम बहुत मोटा होता है, लेकिन जो सम एश्योर्ड होता है, जो लाइफ कवर होता है, वो बहुत छोटा होता है। आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप कराओगे, जिसका आपको सालाना देना पड़ेगा हो सकता है 30,000 रुपए, 40,000 रुपए 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए। लेकिन अगर टर्म इंश्योरेंस आप ले रहे हो और 20-30 हजार रुपए आप दे रहे हो, तो हो सकता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ का इंश्योरेंस मिले। अच्छा, ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये सेविंग बोलते हैं इसको, इसमें पैसा रिटर्न आएगा कल को। अच्छा, रिटर्न आएगा तो कितना आएगा? 6%, 7%। अरे अगर मुझे 6-7% ही लेना है तो मैं एफडी क्यों ना करूं? अच्छा, ज्यादा मुझे लेना है तो मैं एसआईपी क्यों ना करूं? तो समझदारी हमेशा इसमें है कि इंश्योरेंस को अलग करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अलग करो। ये दोनों अलग अलग चीजें अगर आप लेते हो तो ज्यादा समझदारी है। सेविंग वाले इंश्योरेंस अवॉइड कीजिए। हाँ, कई बार टैक्स बचाने के पर्पज से लिया जाता है, तो अगर बचाना पर्पस ही टैक्स बचाना है तो लो, ठीक है, जितना टैक्स बचाना है उतने का ले लो। लेकिन अगर सच में लाइफ इंश्योर्ड करने के लिए ले रहे हो, टर्म इंश्योरेंस से अच्छा कुछ नहीं होता। और ये आप रिकमेंड करेंगे कि हर किसी को लेना चाहिए? ये लेना चाहिए। हाँ, ये वही ना ले जिसको इस बात की चिंता नहीं है कि वो आदमी जब चला जाए तो परिवार का घर कैसा चलेगा। अगर परिवार से प्रेम नहीं है, चिंता नहीं है, तो मत लो। अच्छा, एक ऐसी फाइनेंशियल आदत जो आप कहें कि किसी पर्सन को, चाहे फिर वो जॉब में हो या किसी की दुकान हो या कुछ किसी की नई नौकरी लगी हो, 10 साल में जो उसको अपने फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसमें परिवर्तन, एक हैबिट ऐसी हो, एक हैबिट, हाँ, जो वो चेंज करे 10 साल में उसको उसका रिजल्ट दिखे। बाइंग हैबिट्स अपनी चेंज करें। क्योंकि हम जो भी कमाते हैं ना, अगर हमारे पास पैसे नहीं बचते, उसका सिर्फ एक कारण होता है, हमारी बाइंग हैबिट खराब है। हम अगर मॉल जाएंगे, कहीं अच्छा टी शर्ट दिख गया, भले 10 टी शर्ट पहले से है, एक और लेने का मन करेगा। है, फोन अच्छा खासा हाथ में चल रहा है, फिर भी नया वाला आईफोन लॉन्च हुआ है, वो लेने का मन करेगा, तो क्रेडिट कार्ड लगा के ले लेते हैं। कोई भी चीज आपके पास पहले से चीज है, आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन मन कर रहा है या फिर किसी को दिखाना है, अगर ये वाली बाइंग हैबिट है, तो अगर इसको थोड़ा सा बदल दिया जाए, जरूरत की सिर्फ चीजें अगर खरीदी जाए, आदमी बन जाएगा वो। क्योंकि जितने बर्बाद लोग हैं ना, आप जितने को देखोगे, सबकी बाइंग हैबिट खराब है। अननेसेसरी बाइंग्स। ऑलरेडी 3 जूते पड़े हुए हैं घर में, चौथा फिर लेना है क्योंकि ये नया वाला स्टाइल आया है। हाँ, अगर औकात है तो बिल्कुल खरीदो, फिर तो 10 खरीदो, 100 खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है नहीं, फिर भी खरीदना है क्रेडिट कार्ड लगा के, वो समस्या है। क्रेडिट कार्ड का जो आप कह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा है जो कि एक डेट ट्रैप, वहीं से शुरुआत होती है। डेट ट्रैप, जो आपने पहले भी बोला कि ये डेट ट्रैप है। और अगर वैसे भी अगर नहीं क्रेडिट कार्ड से भी ले रहे हैं, जो आपने कहा अगर नहीं जरूरत है तो मत लो। बहुत सुंदर। अच्छा सागर जी, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए, एससीओ की मीटिंग अटेंड की, 7 साल बाद चाइना के साथ चाइना में विजिट होती है, एक गेम चेंजर की तरह। जो प्रेजेंट जो इकोनॉमिक सिनारियो बना हुआ है, खासकर ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद जो एक सिनारियो बना हुआ है, उसमें एक गेम चेंजर की तरह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये विजिट देखी जा रही है। क्या कहेंगे कि इकोनॉमी पे किस तरह का इम्पैक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं भय का माहौल आ गया था कि इतना 50% टैरिफ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैरिफ पे 50% जो है ट्रम्प का टैरिफ, फिर एक जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो बना है कि डोनाल्ड ट्रम्प का चेंज होता हुआ रवैया भारत की तरफ, और अपने आप को फिर से एक बिग ब्रदर के रोल में खुद को डिक्लेयर कर देना। ऐसे में इकोनॉमी को लेकर के एक डोल्ड्रम्स, और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि 3rd क्वार्टर है, बात हो रही है कि किस तरीके से वापस से अब इकोनॉमी को हम देखेंगे, रिविजिट करेंगे, ऐसे में ये कितना बड़ा एक गेम चेंजर आप देख रहे हैं? देखिए, भारत की एक फिलॉसफी शुरू से रही है कि हम किसी के दुश्मन नहीं है और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। जैसे आप देखो, अमेरिका और रशिया की नहीं बनती, इजराइल ईरान की नहीं बनती, वो दुश्मनी लड़ते ही रहते हैं वो। भारत कहता है हमको ऐसा किसी से कोई शिकायत है ही नहीं। इनफैक्ट एक बगल वाला जो बच्चा पाकिस्तान है ना, वो नालायक सा, वो हमको लड़ने आता है, हम 2 थापड़ लगाते हैं, वो सुधर जाता है, फिर बाद में बिगड़ जाता है। तो जरूरत अगर पड़ी तो हम उसका भी भला करेंगे, क्योंकि हमको किसी से लड़ना ही नहीं है, हमारी दुश्मनी किसी से है ही नहीं।
अब इसी वजह से इस फिलॉसफी को लेते हुए मोदी जी का साफ साफ रुख है, भारत का साफ साफ रुख है कि आज दुनिया का सुपर पावर यूएस हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारे व्यापार ठप हो सकते हैं उसके एक्शन की वजह से, तो हमको एक मजबूत साथी चाहिए। आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, जनरली लड़कों के साथ ये होता है कि दो दोस्तों के बीच अगर लड़ाई हो जाए ना, तो क्या करता है दोनों दोस्त, अपने अपने पुराने यारों को बुलाना शुरू करता है कि उससे लड़ना है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। हमारे बिहार में कहते हैं डंडा लेके आओ, कट्टा लेके आओ, नहीं उससे लड़ना है, क्योंकि लोग जमा करने हैं ना अपने पीछे। तो अब मोदी जी को यूएस के साथ लड़ना है कहने का मतलब ये ट्रेड वॉर है, तो पीछे कोई मजबूत साथी चाहिए ना। तो ऐसे में चाइना एक मजबूत साथी है हमारा, जिससे हमारा क्लियर वॉर कभी कुछ नहीं रहा है। हाँ, टनाटोनी जरूर रही है, बॉर्डर की वजह से तो टन होता रहा है, लेकिन क्लियर वॉर नहीं है हमारा, हमको क्लियर शिकायत नहीं है। तो चाइना से अगर दोस्ती हो जाती है तो यूएस से जो हमारा नुकसान होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला बताता हूं। 90 बिलियन का प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, जिसमें से 60 बिलियन के प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगा है। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा 50% कह रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसपे 5%, 7%, 10% पहले से है। अगर 10% पहले से है, 50% लग गया तो 60% हो गया वो। तो 60 बिलियन का इंडिया को लॉस है। अच्छा, ये 60 बिलियन का लॉस चाइना चाहे तो यूं भरपाई कर सकता है अगर चाइना से हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगभग 113 बिलियन का माल चाइना इंडिया में बेचता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। हम परमिशन देते हैं कि चाइना आओ 113 बिलियन का माल बेचो हमारे यहाँ पे, मतलब हम एक बड़ा मार्केट है चाइना के लिए पहले से। लेकिन मालूम है हम कितना चाइना को बेचते हैं? सिर्फ 14 बिलियन, सिर्फ 14 बिलियन। वो 113 बिलियन हमको बेच रहा है, लेकिन हम उसके मार्केट में सिर्फ 14 बिलियन बेच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमको ओपन रास्ता नहीं दिया है। कई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि लगभग 167 बिलियन का भारत के पास पोटेंशियल है जो चाइना के मार्केट में बेच सकता है भारत। मतलब हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल हैं और चाइना को उस चीज की जरूरत भी है जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सोच के देखिए कितना नंबर मैंने बोला, 167 बिलियन का माल हम चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा लॉस यूएस की वजह से कितना हो रहा है? 60 बिलियन। 167 बिलियन का आधा कर दो, लगभग 60-70 बिलियन के आसपास आ रहा है। अरे उसका भी आधा कर दो, 30 बिलियन, 25 बिलियन। कितना बड़ा लॉस का भरपाई हो जाएगा अगर चाइना हमारे ट्रेड के लिए रास्ते खोल देता है तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये चाइना, मोदी जी का जाना फ्रूटफुल होता है, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो यूएस भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नुकसान नहीं होगा। तो मतलब अगर इसको इस तरीके से समझें कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं, ये जो 50% का 50% का जो टैरिफ है, ये भारत की जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, इसके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है, पॉजिटिव वे में, मतलब गेम चेंजर का काम ये कर सकता है। अभी देखिए ट्रम्प का जो टैरिफ है ना, इससे सिर्फ भारत परेशान नहीं है, दो देशों पर इसने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, ब्राजील पर और इंडिया पर 50% टैरिफ। लेकिन छोटे मोटे टैरिफ इसने लगभग बाकी देशों पर भी लगाए हैं। एससीओ समिट अगर आप इस बार ढंग से देखिए तो 9 देशों का पार्टिसिपेशन हमेशा होता है, इस बार 20 देश पहुंचे हैं। हाँ, एज अ ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, तो 20 देश एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और सबसे बड़ा दर्द सभी का वही है, ट्रम्प का टैरिफ। तो इतना बड़ा ग्रुप अगर इकट्ठा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प से लड़ाई की बड़ी तैयारी चल रही है। लड़ाई मतलब ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। और जो इस वक्त जो भारत का जो रोल है, क्योंकि एक टॉर्च बेयरर का रोल है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक्टिव हो गए हैं, जो इनकी फॉरेन विजिट्स हो रही हैं और खासकर ट्रेड को लेकर के, हालांकि जो स्टैंड है रीजनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, खासकर ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उस पर तो स्टैंड क्लियर ही है, उस पर तो वो वोकली बोल भी रहे, लेकिन जो ट्रेड और इकोनॉमी है वो एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे देश की अर्थव्यवस्था, एक कॉमन मैन, एक ऐसा पर्सन जिसकी किराने की शॉप है, हर कोई इम्पैक्ट करेगा। तो जिस तरीके से एक आगे बढ़ चढ़ के जो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे में एक बैलेंसिंग एक्ट है कि यूएस, रशिया और चाइना तीनों को लेकर के वो अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अपनी अर्थव्यवस्था प्रोटेक्ट करनी है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। फिर चाहे मुझे जैसा आपने बोला कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, फिर तो कोई स्ट्रैटेजी जो है फिर उसको हम रिविजिट करेंगे। तो इस वक्त आप बाकी देशों के लिए भारत का रोल, खासकर इकोनॉमिक, ट्रेड और इकोनॉमी प्रोटेक्शन को लेकर के कैसा देख रहे हैं?
देखिए भारत ना आज के समय में दुनिया में दो सबसे बड़े मार्केट हैं। मार्केट कहने का मतलब जहां पूरा दुनिया आना चाहता है, अपना माल बेचना चाहता है। नंबर 1 चाइना सबसे बड़ा मार्केट, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट भारत। तो इस वक्त भारत से ना कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहता। हम जरिया हैं सबके बिजनेस के, पूरी दुनिया के बिजनेस के। तो हमसे दुश्मनी तो कोई भी नहीं करेगा। हम जिसको भी मना कर देना, भारत में इतनी ताकत आ जाएगी वो देश निस्तो नाबूद हो जाएगा। सोच के देखिए 113 बिलियन सालाना चाइना इंडिया में माल बेचता है। इंडिया ने अगर बोला चाइना बैन, चाइना की हालत खराब हो जाएगी। इंडिया ने अगर बोल दिया यूएस बैन, यूएस की हालत खराब हो जाएगी। रशिया बैन, जो भी देश अगर बैन हो गया ना, उस देश की हालत खराब हो जाएगी। तो इंडिया से पंगा कोई भी नहीं। हाँ, वो ट्रम्प चाचा जरूर ले रहे हैं, वो सरफिरा आदमी है। उसके देश के खुद 12 स्टेट के गवर्नमेंट अगेंस्ट केस किया था, जिसकी वजह से अभी केस इलीगल हाई कोर्ट ने करा था। दरअसल पूरा माजरा आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बहुतों को नहीं पता होगा। मई में दरअसल क्या हुआ था, एक शराब का व्यापारी है यूएस में, बिजनेस है, वीबीओ वीओएस ऐसे करके कुछ है। उसने ट्रम्प के अगेंस्ट केस किया था 5 बिजनेसेस ओनर को अपने साथ मिला करके कि ट्रम्प ने टैरिफ वाला गलत किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट करता है वो बाहर से, उसका शराब का बिजनेस खराब हो जाएगा। अब लोअर कोर्ट ने तो बोल दिया इलीगल है। अब जाके वो लोअर कोर्ट से ट्रम्प गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया इलीगल है। अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डेट दिया गया है 14 अक्टूबर तक। हाई कोर्ट ने बोला है कि अब 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। 14 अक्टूबर तक ये सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं जाते हैं तो इनको अपना टैरिफ वाला धंधा बंद करना पड़ेगा, मतलब टैरिफ हटाना पड़ेगा। अब वो सरफिरे आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा, वो पंगा भारत से ले रहा है। भारत ने अगर बैन एक बार अनाउंस कर दिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, आज अगर भारत को ढंग से देखें ना, मुझे तो कई बार प्राउड होता है कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। पुराने प्रधानमंत्री, चलो नाम नहीं लेते, एक टाइम था जब पाकिस्तान जब हमला करता था ना, हम यूएस के पास जाते थे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर दोस्त। और आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को हम सीधा मना कर पा रहे हैं। हम उसके कंडीशंस पे नहीं जा रहे हैं, हमको नहीं मानना उसका कंडीशन। मोदी जी ने साहब बोला नो नेगोशिएशन, हम चले गए चाइना के साथ। हम उस काबिल हो चुके हैं आज। सो इंडिया की पावर का अंदाजा शायद पूरी दुनिया को है, कई बार इंडियंस को ही नहीं होता। अरे हमारे ऐसे, हमारे वैसे। इंडिया बहुत पावरफुल बन चुका है। ऐसे ही नहीं, आपके चाइना के जो इतने खटास होने के बावजूद भी वो कहता है कि इंडिया पावर, अब इंडिया और चाइना, वो कुछ ड्रैगन वैगन की बात बोली ना, ड्रैगन और हाथी अब एक साथ आएंगे। तो चाइना को भी लग रहा है भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत ने अगर बैन बोल दिया ना तो इकोनॉमी हिल जाएगी उसकी। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और एक इम्पैक्ट भी बताता हूं कि ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। और मोदी जी का जो एक्शंस है, ये इतने एग्रेसिवली अलग अलग देशों में जाकर के मिल रहे हैं, एक सही लीडरशिप की पहचान है। एक लीडर का क्या काम होता है, जब आपकी टीम पर आफत आए, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर आफत आए, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। और मोदी जी इस वक्त वही है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपको शांत दिखेंगे, मिनिस्ट्री आपको शांत दिखेगी, लेकिन मोदी जी इस वक्त हाइपर एक्टिव है। कभी ये देश, कभी वो, कभी वो, क्योंकि दिक्कत आई है देश पर, मुसीबत आई है देश पर। मुसीबत कितनी बड़ी है ये कि जो 50% टैरिफ है, ऑलरेडी कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो चुके हैं नोएडा में, गुजरात में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझ लो बर्बाद हो जाएगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। जेम्स एंड ज्वेलरी जो हमारा सबसे बड़ा वहां पे जाता है, यूएस में जाता है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे अगर ये चला तो। अच्छा, इनके बर्बाद होने का मतलब समझाता हूँ। अच्छा, ये वो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल ज्वेलरीज जो लेबर सेंट्रिक है। लेबर सेंट्रिक का मतलब मास लेवल पे इनमें लेबर्स काम करते हैं, मतलब 15,000 12,000 की सैलरी पर काम करने वाले। अब सोचिए ये इंडस्ट्री अगर बर्बाद हुई, कंपनियां बंद हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुए, लाखों की तादाद में नौकरियां जाएंगी। और ये वो समय है, फेस्टिवल का समय है, दुर्गा पूजा आने वाला, दशहरा, दिवाली आएगा, छठ आएगा। इस समय पर अगर मासेस में नौकरियां गई ना, चाहे जीएसटी रिफॉर्म कितना भी हो ले, टैक्स कट कितना भी हो जाए, जब आदमी के पास नौकरी नहीं रहेगी ना, गाड़ी सस्ती भी हो गई तो वो नहीं खरीद पाएगा, कपड़े सस्ते भी हो गए तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो इस वक्त नौकरी बचाना जरूरी है। और मुझे लगता है मोदी जी को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए हाइपर एक्टिव होकर के वो घूम रहे हैं। सागर जी, आपसे कुछ एक या आखिरी सवाल है शो पे। आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक स्टार्टअप में या एक आइडिया में क्या क्वालिटी देखता है? स्टार्टअप में और आइडिया में कि मैं इधर इसमें पैसा लगा दूंगा। देखिए, एक तो बिजनेस होता है और एक बिजनेसमैन होता है।
हमको दोनों देखना होता है। बिजनेस कैसा है, स्केलेबल है, चलेगा, डिमांड है, सरवाइव कर पाएगा। दूसरा बिजनेस मैन कैसा है, मतलब जो पीछे खड़ा है आदमी, जो फाउंडर है, वो कैसा है, वो कितना अग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर के, कहीं वो ठंडा तो नहीं है, कहीं उसमें हंगर की कमी तो नहीं है। बिजनेस प्लान कई बार अच्छा होता है, पीछे बिजनेस मैन अच्छा नहीं होता, वो नहीं चलता। लेकिन कई बार होता है बिजनेस मैन अच्छा है, वो आदमी मजबूत है। कई बार प्लान कमजोर भी होता है ना, फिर भी वो चला लेता है। मालूम क्या, एक प्लान खराब हुआ ना, वो अगला प्लान एग्जीक्यूट करेगा, अगला खराब हुआ ना, तीसरा एग्जीक्यूट करेगा। इसका लाइव प्रमाण ये है कि दुनिया में जितने बड़े बिजनेसेस आप देखें, उनका पहला बिजनेस कभी भी फाइनल बिजनेस नहीं रहा है। आप अगर स्टीव जॉब्स को देखें, एप्पल पहला नहीं था। गूगल के मालिक को देखें, गूगल पहला नहीं था। यूट्यूब के मालिक को देखो, यूट्यूब पहला नहीं था। फेसबुक के मालिक को देखो, फेसबुक पहला नहीं था। तो इन सब ने गलतियां करी हैं, इन सब ने अपने बिजनेसेस डुबाए हैं। मजबूत कौन था, वो आदमी जो पीछे खड़ा था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्लान भी और पीछे बिजनेस मैन भी, बट बिजनेस मैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस प्लान से ज्यादा बिजनेस प्लान मैन जो ड्राइव कर सके। हाँ। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं। इस शो को एंड करने से पहले जल्दी जल्दी आपको सवाल देने आंसर देने पड़ेंगे मेरे सवालों के। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड या क्रिप्टो? क्विक। क्रिप्टो। क्रिप्टो, श्योर? श्योर। वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क इज लाइफ? वर्क लाइफ बैलेंस। रिस्क टेकर और प्ले सेफ? प्ले सेफ। वन फाइनेंस मिथ यू विश पीपल स्टॉप्ड बिलीविंग टुडे? एक ऐसा कौन सा मिथ है जो आपको लगता है लोगों को अब फाइनेंसेस को लेकर के ये गलत है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है? बड़ा रिटर्न मिल जाए बहुत कम समय में, मिथ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सागर, आप हमारे शो पे आए। बहुत चीज़ें मुझे लगता है कि आई ओपनर होने वाली हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जो मैंने बोला, बहुत संशय होता है कि इतनी मेहनत से पूरा महीना काम किया, खासकर जो सैलरीड पर्सन होता है। अगर दुकानदार की भी बात करूँ तो वो भी ये सोचता है, यार कभी इस महीने चल गया बिजनेस तो इसको कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ ताकि मेरा पैसा दोबारा उपजे। जो आपने बोला, मनी शुड मेक मनी फॉर यू। तो मुझे लगता है उन सारे एस्पेक्ट्स पे आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, आई एम श्योर बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल जो होंगे उनको आंसर करने में सक्सेसफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू स्मृति जी, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।